नमस्कार। आज से योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली के चुनावी महासमर में उतर रहे हैं प्रचार के लिए। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका क्या है, इसके लिए आप एक चीज पर गौर करिए। 70 विधानसभाएं हैं कुल दिल्ली में, उसमें 14 से ज्यादा स्थानों पर योगी आदित्यनाथ की सभाएं हैं। सोचिए, इतना सघन प्रचार किसी राज्य में किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शायद ही कभी किया गया हो, और वो भी एक छोटा राज्य हो दिल्ली, जहां कुल 70 विधानसभा क्षेत्र है। वहां 14 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने योगी की रैलियां तय की। आज से वो सिलसिला शुरू हो रहा है। आज 3 स्थानों पर रैली है योगी आदित्यनाथ की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस है उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी पर, जो दिल्ली में रह रही है। वो आबादी बड़ी है, लगभग दिल्ली की आधी जनसंख्या वही है, और उसके लिए योगी सबसे बेहतर प्रतीक, उसको जोड़ने के लिए, पूर्वांचलियों को जोड़ने के लिए। और दूसरा, बटेंगे तो कटेंगे। सनातन एकता, हिंदू एकता के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पास योगी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, और इसीलिए भाजपा अपने इस ट्रम्प कार्ड को दिल्ली में अच्छी तरीके से चलना चाहती है। अन्यथा 4-5 सभाएं बहुत थी, 14 सभाएं बहुत सघन चुनाव प्रचार हो जाता है, वो भी किसी दूसरे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन पार्टी ने अनुरोध किया उनसे और कहा कि नहीं, आपको 14-15 स्थानों पर रैलियां करनी पड़ेंगी। तो योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए स्वीकृति दी। आज से वो सिलसिला शुरू हो रहा है। दिल्ली में भाजपा इस बात को जानती है कि विजय का रथ तभी निकल सकता है सकुशल, जब उत्तर प्रदेश और बिहार कि दिल्ली में रहने वाले लोग एक तरफा भाजपा के पक्ष में मतदान करें। अन्यथा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल हों, ऐसा नहीं। हां, यह तस्वीर तब बदल सकती है जब पूर्वांचल भाजपा के पीछे खड़ा हो जाए एक मुश्त, और उसके साथ में बृहत्तर हिंदू एकता का एक मंत्र गूंजने लगे दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में। ये गूंजने लगे कि बटेंगे तो कटेंगे। लोकसभा के चुनाव में योगी के इस नारे ने भाजपा को कितना लाभ दिया है, इसका अंदाज भाजपा के रणनीतिकारों को, सूत्रधारों को है। इसीलिए ये नारा एक तरह से भाजपा का मंत्र भी बन गया। बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये तीनों नारे एक ही मिजाज के हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में धुआंधार तूफानी प्रचार के लिए उतर गए, और इसके साथ साथ उनकी जिम्मेदारी मिल्कीपुर में भी है। जी हां, मिल्कीपुर उपचुनाव उत्तर प्रदेश। मिल्कीपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवधेश प्रसाद के इस्तीफा देने से खाली हुई सीट, और वहां अवधेश प्रसाद के लड़के लड़ रहे हैं चुनाव। समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ऊर्जा झोंकी हुई है। मिल्कीपुर से नैरेटिव खतरनाक भय हो सकता है भाजपा के लिए। फैजाबाद सीट जब समाजवादी पार्टी ने जीती तो उसने देश भर में संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई, जबकि वो सीट का नाम अयोध्या नहीं है। अयोध्या तो सिर्फ एक विधानसभा सीट है, और उस विधानसभा सीट पर भाजपा का उम्मीदवार सपा के उम्मीदवार से ज्यादा मत पाया। लेकिन देश और दुनिया में क्या प्रचार हुआ कि भाजपा अयोध्या हार गई। तो भाजपा अब किसी भी सूरत में मिल्कीपुर को नहीं गंवाना चाहती, ताकि फिर वही नैरेटिव सेट हो जाए। इसलिए मिल्कीपुर भी उसके लिए
बेहद प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबला है। योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी वहां भी है। वो पिछले 6 महीने से मिल्कीपुर में सक्रिय हैं, कई दफा गए हैं मुख्यमंत्री, और वहां की समस्याओं को खुद व्यक्तिगत स्तर पर सीधे देख रहे हैं। तो मिल्कीपुर, दिल्ली और महाकुंभ, इन 3 व्यस्तताओं में एक साथ चलेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अभी 14 दिन हैं वोटिंग में, मिल्कीपुर में भी और दिल्ली में भी। तो एक पखवाड़ा मान लीजिए, इस एक पखवाड़े में, और 5 फरवरी को जब दिल्ली में मतदान हो रहा होगा और मिल्कीपुर में मतदान हो रहा होगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में त्रिवेणी के तट पर, त्रिवेणी की धार में स्नान कर रहे होंगे। वो भी एक संदेश होगा और बड़ा संदेश होगा मतदान के लिए निकलते हुए मतदाता के लिए। वो एक बड़ा संदेश होगा जब देश के प्रधानमंत्री त्रिवेणी में अवगाहन कर रहे होंगे, स्नान कर रहे होंगे। हालांकि कुछ लोगों को आपत्ति है कि 5 तारीख क्यों रखी गई मतदान के दिन, लेकिन देश में स्वतंत्रता है स्नान की तारीख तय करने की हर आदमी को, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 5 तारीख के लिए तय कर दिया गया। हालांकि विपक्षियों को उस पर शिकायत है, वो कह रहे कि सारे दिन वही प्रचार चलेगा कि नरेंद्र मोदी ने संगम में स्नान किया। लेकिन अब जो है सो है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री और संगम और सनातन, ये तीनों एकाकार हो जाएंगे। एक ऐसा वातावरण बनेगा, एक ऐसा नैरेटिव सेट होगा जिसका प्रभाव स्वाभाविक तौर पर पड़ता है लोगों पर। जब देश का सबसे बड़ा नेता, देश का प्रधानमंत्री पूरे समर्पण, भक्ति भाव के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, आस्था के साथ संगम में स्नान करता दिखेगा, तो स्वाभाविक है देश के लोगों को अच्छा ही लगेगा। उनको गर्व की अनुभूति होगी, गौरव की अनुभूति होगी। कल योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ जो संगम में स्नान किया, वो भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम था, ताकि देश को गौरव की अनुभूति हो, गर्व की अनुभूति हो, आत्मतृप्ति की अनुभूति हो, और उनको लगे, देश को लगे कि सनातन सर्वोपरि है। सनातन भारत की एकता की गारंटी है, भारत के सम्मान की ध्वज पताका है। धन्यवाद।